नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क एक इंडिया जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। डेस्टिनेशन जिन्नात, जिन्नात। तो जिन कौमों के पास जिन हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? इंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें आज कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत की जो निर्मित टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आज फ्रांस में नरेंद्र मोदी जी ने जाके रिप्रेजेंट किया और उसको खरीद फरोख्त करने की भी कहीं ना कहीं भारत के बने हुए प्रोडक्टों की वहां बात की। क्योंकि आज कैसे पाकिस्तानी मीडिया में साजिद तरार और कमर चीमा में डिस्कशन हो रहा है कि कैसे आज भारत इतनी आसमानों को छू रहा है, तो दूसरी तरफ कैसे आज भी पाकिस्तान की जो युवा पीढ़ी है वो जिन और जिन्नात पे डिपेंड हो चुकी है और कोई जादू होने का सपना देख रही है, या जादू होने का कोई भी किसी भी तरह का जादू होने का ख्वाब देखती रहती है। इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में साजिद तरार जी ने किया है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। कोडिंग करेंगी चीजें, अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते। हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच। दूसरा जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की। उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ और साथ पूषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जबकि इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर सुख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता है। इस वक्त भी जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के बाद, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो जंग लड़ रहे हैं इसमें तजर्बात कर रहे हैं, और जो सिस्टम हम आगे नए बनाएंगे वो हम अमेरिका के साथ शेयर करेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो वो जो सिस्टम्स के साथ अंदर जिस तरीके से इजराइल चीजें बनाता है, जिस तरह उनका वहां पे हर स्टार्टअप का इस वक्त गढ़ बन चुका है इजराइल। और आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद भारतीय टेक्नोक्रेट्स की है। टेक्नोक्रेट्स, मैं लेबर की बात नहीं करूंगा, टेक्नोक्रेट्स की। अब उस पे जो इन चीजों के अंदर जाके आपने एक बात की ना, कोहेनूर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है, हालांकि वो भी प्री पार्टीशन आ चुका था। आप क्लेम भारत यहां से चीजें क्रेडिट भारत लेके जाना चाहता है, आप पाकिस्तान से चोरी करके बाहर भागना चाहते हैं। डिफरेंस आपका इस वक्त 22,000 ब्यूरोक्रेट जो है वो डुअल सिटीजन है। और मैं दूसरी अगली बात बताना चाहूंगा, IMF एक थर्ड पार्टी है, वो आके इस वक्त आपको कह रही है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के जो लोग हैं उनके एहसासों की लिस्टें इकट्ठी करें, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा, इस वक्त करप्शन ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट आई है, तो आपका नंबर उसमें 135 है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन की करना एक
एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज पीटीआई। पीटीआई और टीटीपी की बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं। हालांकि ये आपके डीएनए में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गजनवी की मिसाल देकर समझते हैं मैं गजनवी बन चुका हूं, हालांकि आपके डीएनए में ये नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसको कहा, आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की है? आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें नाम, ये जो मैं कई दफा कहता हूं कि सिलिकॉन कर्टन और दूसरी चीजें तो तब आएंगी अगर आप जिन्नात से जान छूटे। आपकी इस वक्त जितनी यूथ है, मैं बड़ी खतरनाक बात है, मैंने कल परसों डीप सीक से पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें से कई चीजें उसने बड़ी खोल के सामने रखी हैं। उन्होंने बड़े पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिहाज से जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये दिया है कि आपकी 60% पॉपुलेशन इस वक्त 30 इयर्स एज है, और मैं गारंटी कर देता हूं उनमें से 90% जो है पीटीआई के सपोर्टर है। पीटीआई का एजेंडा क्या है? तालिबान, अफगानिस्तान, डेस्टिनेशन जिन्नात। जिन्नात तो जिन कौमों के पास जिन हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखी, सारा दिन। चल चीमा साहब, इसमें दर हकीकत आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन मैंने बता दिया, अफगानिस्तान है, डेस्टिनेशन भी यही है, और वहां पे दुनिया इस वक्त जो था, उन्होंने क्या क्या की चीजें, मैं आर्टिफिशियल इस पे फ्रांस की समिट से उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक तो देखने वालों को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट हो चुकी है, एक यूके में हुई थी, एक साउथ कोरिया में हुई थी, और जो यूके के अंदर हुई थी उसका नाम भी सेफ्टी रिलेटेड था, सेफ्टी के बारे में कहा गया था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें से जो निकली है, जो बड़ी एक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आई एम एन अमेरिकन पाकिस्तानी, जेडी वांस का जो तकरीर थी मैंने बड़े गौर से सुनी, और उसमें उन्होंने और यूके ने उसकी डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया। स्पीच ये थी, बिल्कुल वही ट्रम्प फिलॉसफी उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन की, टू मेनी रेगुलेशंस। उन्होंने कहा कि जो आप इतने ज्यादा रेगुलेशंस लगा रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चोक हो जाएगा। उस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन जिन्होंने किए हैं, फ्रांस, चाइना और इंडिया ने किए उसके ऊपर साइन। और जो वहां पे चीमा साहब, जो चीजें सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट, जो 5-4 चीजें उन्होंने कही, उसने कहा कि सबसे ज्यादा जोर उस पर यही था कि यूरोप के कुछ कंट्रीज जो हैं वो पहले ही रेगुलेशंस के ऊपर साइन करके रिग्रेट कर रहे हैं। दूसरी, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैक्रोन जो है, उन्होंने $112.5 बिलियन जो है वो फ्रांस का इकोसिस्टम, इसी का हिस्सा है एआई का, उसके लिए उन्होंने $112.5 बिलियन का ऐलान किया है। लोग जो वहां पे इस आपकी समिट के अंदर डीप सी के जो चाइना की थी, उसके ऊपर बड़े एक दूसरे के साथ बात करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में लोग डिस्कस करते रहे हैं कि इसका आगे फ्यूचर के ऊपर क्या होगा, और उसका इन्होंने इजहार भी कर दिया है कि टू मेनी रेगुलेशंस। और दूसरा, जेडी वांस ने अपनी तकरीर के अंदर फिर वही ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन जो है, ये यूरोप अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को गलत किस्म के टैक्सेस या केसेस में फंसा के तो पैसे उनसे मिल्क करता है, एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो वही ट्रंप की फिलॉसफी, बीइंग ऑफेंसिव और टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो ये उसका था।
मोदी साहब ने वहां पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा, उसके बाद अपने सफर पे कल वो लैंड कर चुके हैं अमेरिका के अंदर। मेरा ख्याल आज मुलाकात होगी उनकी। कल मुलाकात हुई किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, जिसमें से किंग जॉर्डन जो थे, ही वाज वेरी डिफेंसिव साइड पे थे, बड़े केयरफुल लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ उनके कैरियर ही बिकेम किंग इन 1999, और मुझे आज पता चला कि ही वाज एजुकेट, यहाँ आने से पहले ही मेट द गवर्नर ऑफ मैसेच्यूसेट्स, द स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स, क्योंकि यहीं से उन्होंने हाई स्कूल किया, यहीं से पढ़ के गए हैं एक स्कूल वहाँ अकेडमी से, और उस अकेडमी के साथ काफी अटैच हैं, बल्कि उसकी अकेडमी की शक्ल का उन्होंने एक स्कूल जो है वो जॉर्डन के अंदर में बनाया। लेकिन कल उन्होंने उनके लिए मैं समझता हूँ अपनी किंगशिप का सबसे मुश्किल तरीन पीरियड होगा कि हाउ टू हैंडल डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप पॉलिसीज इन द। ने देखा आज कैसे पाकिस्तान किस कदर पहुंच चुका है, लेकिन आज भारत का अगर कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तानी मीडिया में देखा जाए तो साजिद तरार और कमर चीमा ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि आज अपनी भारत अपने दम पे टेक्नोलॉजी निर्मित करके आज दूसरे वेस्ट की कंट्रीज को बेचने पे भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुका है, क्योंकि पहले जो सुरक्षा उपकरण जितने भी होते थे वो सारे के सारे इन देशों से लिए जाते थे, लेकिन अब इसका उलट भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में निर्मित करके इन देशों को सप्लाई करना भी कहीं न कहीं भारत का अब उद्देश्य हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर इस कंपैरिजन में पाकिस्तान को देखें तो आज पाकिस्तान में शिक्षा और जो भुखमरी फैली हुई है उसकी वजह से कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो जितना भी कल्चर है वो सारा का सारा मिटता जा रहा है, और इसकी वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसी प्रकार का विश्लेषण साजिद तरार ने किया कि कैसे आज पाकिस्तान का युवा किस ओर और किस दिशा में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडों में जूझ के। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।